नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसे कि आप सभी को पता है, इस पर एक टारगेटेड बैच चलाया जा रहा है जिस पर बायोलॉजी के और फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जामों के अंदर अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं, उन सबको कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज की क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो ये क्वेश्चन इनका लेवल नीचे है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सही है, और कुछ बोल रहे हैं कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम मैथ्स स्ट्रीम से हैं। भाई इन क्वेश्चनों को कर लो। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपको रटे हुए हैं, मानो आपको इनमें एक भी क्वेश्चन में अगर डाउट नहीं है तो आपके लिए इजी हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूं, मैं हर रोज आपको टारगेट देता हूं कि भाई आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप देखिए क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या आपके 18 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे हैं हर दिन। अगर हो पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, समझिए। अगर 18 प्लस नहीं हो पा रहे हैं, आप 17 पर रुक रहे हैं, आप 16 पर रुक रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा नीचे चल रही है, उसे आप बूस्ट करिए। ठीक है, तो भैया ऐसा मत बोलना कि लेवल नीचे है ऊपर है। मैं लेवल को मेंटेन करके रख रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि लेवल तो बहुत नीचे है, ऐसा आएगा क्या। अरे भाई पेपर उठा के देखो, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था। बहुतों ने ए दिया था, बहुतों ने सी दिया था, बहुतों ने अक्षर इसका डी भी दे रखा था। लेकिन देखते हैं आंसर इसका क्या होने वाला है। होमवर्क का ये क्वेश्चन था, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और आपको पता होगा कि भैया फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। बेहतरीन तरीके से हम फिजिक्स को भी खोल रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, होमवर्क का एक क्वेश्चन था, एक शर्करा अणु है जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के प्रोटीन या लिपिड अणु के साथ सहसंयोजक बंध का परिणाम है बिना किसी एंजाइम के नियंत्रण क्रिया के। भैया बोल रहा है कि इनमें से वो कौन है जो शर्करा अणु जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के प्रोटीन और लिपिड अणुओं के साथ सहसंयोजन बंध, क्या इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बिना किसी एंजाइम के क्रिया के। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्लाइकेशन इसको बोलते हैं। होमवर्क जिसका भी आंसर ए था उसका आंसर राइट है। अब चलूंगा आज के बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और दिल थाम के बैठना और देखना आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है। क्या आपके इसमें 20 क्वेश्चन प्लस सही है कि नहीं है। मैं 25 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा, आपका टारगेट है 20 प्लस का। ठीक हो गया, अब देखते हैं कि ईजी है कि या फिर टफ है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। भैया ये बोल रहा है कि इंस्टेंट एनर्जी हमें कौन देता है। हम बोलते हैं भैया आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो आप ग्लूकोज पियो। क्या पियो, ग्लूकोज पियो। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक हो गया भैया, सेलुलोज, माल्टोज और लैक्टोज इसका आंसर नहीं होने वाला है। पहले का आंसर ए है। आप खुश हो गए होंगे, गुरुजी ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन मेरे दोस्त बने रहो, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल के अंदर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला विटामिन बी 1897 में खोजा गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो हमारा क्या है विटामिन बी है वो कब खोजा गया था, 1897 में खोजा गया था। और वह विटामिन था कौन सा, थायमीन था। थायमीन कहने का मतलब है यह विटामिन B1 का क्या है, रासायनिक नाम है थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके जो फोलेट किसका रासायनिक नाम है भैया, ये भी विटामिन का ही नाम है बी, और बी के अंदर आता है B9। ठीक हो गया, B9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फोलेट है। अगला नाम है बायोटीन। क्या है, बायोटीन है मेरे दोस्त, याद करना, बायोटीन है B7 का रासायनिक नाम। B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। ठीक हो गया, अगला नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, राइबोफ्लेविन है, और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन नंबर डी। ठीक है, मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। धीरे धीरे झटका लगना स्टार्ट हो गया होगा। अब देखो ये झटका कहाँ तक आप सहन कर पाते हो। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए भोजन प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। भैया आपको वृद्धि भी चाहिए, ठीक हो गया, आपको ऊर्जा भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, आपको रिपेयर भी करना है, मरम्मत भी करनी है, और रखरखाव भी करना है, आपको बचाव भी करना है। तो इसके लिए भोजन प्राप्त करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, जो ये मेथड है इसे हम क्या कहते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्या न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या कैलोरी बोलते हैं, या फैटी एसिड बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम पोषण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पोषण बोलते हैं। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक हो गया, मैंने बोला टारगेट आपका फिक्स है भैया, रुकना पड़ेगा लास्ट तक। 20 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन
क्वेश्चन करा के देने वाला हूं मैं। निम्नलिखित में से किसे मैक्रो, भैया नाम देख लेना, मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। क्या है नाम? मैक्रो है। ये देखो मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, माइक्रो नहीं है, देख लेना। माइक्रो भी पूछता है और मैक्रो भी पूछता है, तो लिख रखा है मैक्रो न्यूट्रिएशन कहा जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे मैक्रो, ठीक है, माइक्रो नहीं पूछ रखा, ये नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मैक्रो न्यूट्रिएशन कहा जाता है। अब देखो कितना जबरदस्त ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब देखो इसके अंदर अगर आपको कहीं भी देखो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? मैक्रो बिल्कुल होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल होता है। क्या प्रोटीन होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है प्रोटीन, लेकिन विटामिन माइक्रो के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? माइक्रो के अंदर आता है विटामिन, तो विटामिन वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, तो पहला आंसर तो नहीं होने वाला है। भैया प्रोटीन तो होता है लेकिन यहाँ विटामिन आ गया है, विटामिन माइक्रो है, ठीक है, क्या है? माइक्रो है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ भी क्या आ गया है? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है, प्रोटीन भी बिल्कुल सही है और वसा भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं, भैया प्रोटीन भी आता है मैक्रो के अंदर और वसा भी मैक्रो के अंदर आता है, लेकिन खनिज इसके अंदर फिर से नहीं आता। ये आपको ना चीजें पता होनी चाहिए। आप सोच रहे होगे, अभी देखो अभी कुछ बच्चे बोले थे ये तो लेवल इजी है, भाई धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर मैक्रो लिखा है, अगर माइक्रो आता तो माइक्रो के अंदर क्या होता है? हमारा विटामिन होते हैं, ठीक हो गया। चलूं अगले क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर था सी। गिनते रहना कि कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? वाह भाई वाह, क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही इस क्वेश्चन का कहना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बोल रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदल देता है। जैसे ही दूध दही में बदल गया तो कौन सा वह विटामिन था जिसकी मात्रा बढ़ गई? द विटामिन्स हुज कंटेन इंक्रीज द फॉलोइंग कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। भैया क्या बढ़ जाएगा? क्या विटामिन सी बढ़ जाएगा? नहीं मेरे भाई, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? नोट करना, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। भैया ये क्या विटामिन लिखा है आपने? यहां पर लिख दो ना, विटामिन B12 लिख दो, फिर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन B12 है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे ही दूध से दही बनती है तो इसका मतलब B12 की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ई तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन रखे हैं मैंने सेट के अंदर। आप ये मत सोचो कि लो लेवल है या हाई लेवल है, बस आपको काम है पढ़ना। आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के, आपको पढ़ते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म? अब आ गया माइक्रो। अब भैया माइक्रो किसको बोला था? विटामिन को। विटामिन यहाँ, विटामिन यहाँ, यहाँ विटामिन है नहीं, यहाँ विटामिन है नहीं, काट कर दो, ठीक हो गया। भैया देखो प्रोटीन अभी बताया था मैंने, प्रोटीन कौन सा होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोटीन तो मैक्रो होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? मैक्रो होता है, ठीक हो गया। लेकिन इसका आंसर एक ही बचेगा, विटामिन। और जो खनिज है वो दो के दो किसके अंदर आते हैं? माइक्रो विटामिन के अंदर आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दिख गया लेवल? रुके रहो, अभी दिखाते हैं आपको लेवल, और अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो मेरे साथ रेगुलर पढ़ने वाले हैं ना, उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। जिन्होंने मेरे से बैच लिया उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। उनको पता है कि लेवल क्या रख रखा है बैच में। अभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मुझसे प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, बस देखा वाह भाई इतना आसान क्वेश्चन फिजिक्स में, वाह अरे वाह ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। 10 क्वेश्चन लगातार आते हैं उस बच्चे को। सीधे बैक आया, क्या PDF दे रखी है सर, इतना आसान आएगा क्या पेपर? सर आपने इतनी इजी क्वेश्चन बना रखे हैं। अरे मेरे भाई जो 12 सेट है उनको 1200 क्वेश्चन तो देख ले एक बार बोलने से पहले। ऐसी कंडीशन है बच्चों की भाई। जैसे ही बायोलॉजी में गया, सर ये क्या पूछ दिया आपने, यहाँ तो आर्थ्रोपोडा, निमोटोडा, ये क्या क्या है, ये तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर, है ना। तो किसी भी चीज़ को 4-5 चीज़ें देख के जज मत किया करो। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा उत्पादक है? भैया कौन सा ऐसा है जो तुम्हें ऊर्जा देगा? इंपोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और विटामिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पोषक जो तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो इसके अंदर होता ही होता है, नोट कर लेना, ठीक हो गया। क्या प्रोटीन होगा या वसा होगा? भैया आप साफ साफ बताना कि पोषक तत्व ऊर्जा कौन प्रदान करता है हमें? वसा। हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट और वसा की जरूरत
होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जो विटामिन होते हैं ना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रोगों से लड़ने के काम आते हैं विटामिन। ठीक हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ते रहो जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। कहां पर होता है भैया? बोला जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका आरएनए का जो संश्लेषण है वो कहां होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। लगभग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस, ऊर्जा घर बोलते हैं भैया। इसके अंदर क्या बनती है? एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है। केंद्रक नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम और न्यूक्लियस। भैया इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। देख लेना, जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका केंद्रक है, ठीक है, जो इसका क्या है? केंद्रक है, जो इसका क्या है? केंद्रक जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चे भागना शुरू कर देंगे। जिसे भागना है भागो, जिसे सिलेक्शन लेना है तो रुक जाओ। नाभिक के बाहर डीएनए डेटाबेस में पाया जाता है। भैया क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि बोला है कि जो नाभिक है उसके बाहर जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है मेरे दोस्त? क्या गोल्गी निकायों में पाया जाता है? गोल्जी बॉडी में पाया जाता है? नहीं, गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। ये पैकेट के रूप में बनाता है और इधर उधर शेयर करने लग जाता है। ठीक हो गया भैया। तो नाभिक के जो बाहर डीएनए में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, राइबोसोम। और अगला लिख रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम ग्लूकोज में आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको पता होना चाहिए। आप ग्लूकोज खाते हो, किसी भी डब्बे में कुछ भी चीज़ अगर आप खाते हो तो उसमें सबसे पहले यही लिखा रहता है 1 ग्राम में कितना ग्लूकोज है भैया, कितनी एनर्जी उसके अंदर है, ये लिखी रहती है। तो आपने देखा होगा 4.2 किलो कैलोरी उसके अंदर रहती है। ठीक हो गया। 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 4.2 किलो कैलोरी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड के उदाहरण है? अब बता दीजिए भैया। अब आ गया है मोनो, क्या आ गया है? मोनोसैकेराइड आ गया है। बोला कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोसैकेराइड के अंदर आता है। ठीक हो गया। ऑप्शन ए ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सारे ऑप्शन लिखे गए हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पता है ना तो वहाँ पर से आप आंसर निकाल सकते हैं। भैया ग्लूकोज तो होता ही होता है, ग्लूकोज यहाँ भी है और ग्लूकोज एक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, 2 ही जगह नज़र आ रहा है मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया भैया। गैलेक्टोज भी है, गैलेक्टोज यहाँ नज़र आ रहा है, गैलेक्टोज यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और फ्रक्टोज भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक ही में फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो भैया जो मोनोसैकेराइड हैं वो उसके अंदर फ्रक्टोज भी आता है, ग्लूकोज भी आता है और गैलेक्टोज भी आता है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 98 का जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे दोस्त? ए हो जाएगा। ठीक है, अभी रुको लेवल वालों, अभी लेवल सबके निकलने वाले हैं। निम्नलिखित में इनसे पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब बता दो पॉलीसैकेराइड भैया। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल होता है, पॉली मतलब बहुत सारे मान सकते हैं हम। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण भैया। अब यहाँ पर आंसर बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अभी हमने एक चीज पढ़ा था, ग्लूकोज तो भैया हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तो मोनो के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मोनो के अंदर आता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भैया। और हमने कुछ और पढ़ा था क्या उसके अंदर? नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। सेलुलोज तो भैया किसके अंदर आता है? पॉली के अंदर आता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक हो गया। स्टार्च भी किसके अंदर आता है? सेलुलोज के अंदर आता है। ठीक हो गया। ग्लाइकोजन भी आता है भैया। ठीक हो गया। ये 3 के 3 ऑप्शन सेम है, लेकिन हेपरिन क्या है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई है जो पाया जाता है, जो कि क्या है? पॉलीसैकेराइड है। यहाँ नहीं लिखा है नाम। हो आंसर ये भी सकता है। देखो देखो, ये 100% आंसर सही है, ये 75% सही है। आप बोलते हो गुरुजी इसका आंसर तो ये भी हो सकता था, ऐसा कहते हैं बच्चे। हाँ हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये 75% है क्योंकि इसमें 3 ही नाम लिखे हैं। इसमें 4 नाम लिखे हैं तो ये 100% सही है इसका मतलब। तो पेपर वाला यही हमसे पूछता है कि कौन 100% सही है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमें पेपर के अंदर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हमने कर लिए हैं बायो के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन होते ही आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सतह पर उपस्थित डैडेस के कारण खुरदरी होती है। भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ देयर सरफेस। उसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं मेरे दोस्त? मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई हुई थी कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो खुरदरी होती है, उसके सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए मेरे साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। यही 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चनों में कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोसेकेराइट डिस्कराइट्स के उदाहरण हैं? भैया जल्दी से बता दो। ओलिसेकेराइट, ये रहा ओलिसेकेराइट्स, या डिसेकेराइट्स, ये रहा डिसेकेराइट्स के एग्जाम्पल ऐसा पूछ रहा है। माल्टोज है क्या? लैक्टोज है क्या? माल्टोज है क्या? ये नन। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोलूँगा आपके लिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भैया माल्टोज ओलिगोसेकेराइट के अंदर आता है। माल्टोज यहाँ भी है, माल्टोज यहाँ भी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें देखना लैक्टोज। लैक्टोज यहाँ है, लैक्टोज यहाँ है, लेकिन यहाँ माल्टोज नहीं है। इन दोनों को कट कर दो। भैया लैक्टोज यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज भी किसके अंदर आता है? ओलिगोसेकेराइट के अंदर आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि लेबर में हाई ला रहा हूँ, लो ला रहा हूँ, अपने हिसाब से लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, प्रीवियस ईयर को ही देख के ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी जीवित कोशिका है? मैंने आपको बताई थी, ये तो सबको पता है, माइक्रोप्लाज्मा, और जिसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक हो गया, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? PPLO कहते हैं। ठीक हो गया, ये सबको पता होगा। 102 का जो आंसर था वो क्या है? बी है। अब ऐसे भी नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड बना दूं, वही प्रैक्टिस सेट जैसा पेपर होता ना, वैसे कुछ हार्ड, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी। तो वही ये क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको बहुत बार करा भी दिया है और आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र है? भैया क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र है? भैया कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं, कौन से ऐसे सेल हैं जिनको जो कंट्रोल करता है वो सेंटर करता है? आप बताइए। न्यूक्लियस, प्लाज्मा, लाइसोसोम या फिर गुणसूत्र? ठीक है, इसका आंसर भी लगभग सभी बच्चों को पता होगा। जो न्यूक्लियस होता है वही कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। वही तो है सब करता धरता। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है? हाँ भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर स्ट्रक्चर होगा सेलुलोज और काइटिन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? सेलुलोज और स्टार्च। भैया स्टार्च अभी हमने लिखाया था किसी के अंदर, तो ये नहीं हो सकता, स्टार्च नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं भैया। सेलुलोज और काइटिन दो के दो किसके उदाहरण हैं? संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। सेलुलोज पता ही है क्या ही होता है, और काइटिन आपको बता ही रखा है पूरे के पूरे बैच के अंदर, बहुत बारी बता रखे हैं कि क्या है करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जिसने थ्योरी पढ़ रखी है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरे साथ 3 महीने से जुड़ा है ना, उसे दिक्कत बहुत कम आने वाली है पेपर के अंदर। शरीर ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करता है? अब बताइए किस रूप में करता है? सेल्यूलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में? जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर रहता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। भैया सेल्यूलोज के रूप में, ये कहाँ से सेल्यूलोज आ जाएगा? ये तो पेड़ पौधों की बात होती है, स्टार्च नहीं। भैया ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन। देखो यहाँ सेल्यूलोज आ गया, जो कि गलत है। भैया सेल्यूलोज तो पेड़ पौधों के अंदर होता है, ये कहाँ से आ जाएगा? ये शरीर की बात कर रहा है। शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है? इन विच फॉर्म बॉडी स्टोर ग्लूकोज। जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है? ऐसा क्वेश्चन कहता है ग्लूकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कौन करता है? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है भैया। क्या फेफड़े करते हैं? क्या जिगर, लीवर और मसल्स मांसपेशियां करती हैं? या फिर पेट और मांसपेशियां करती हैं? स्टमक एंड
मसल्स करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत करती है। अब आपको ये बताना है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, जिगर और मांसपेशियां जो हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। इससे जस्ट पहले यही क्वेश्चन पूछ रखा था, देखो कि शरीर में ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर किया जाता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये ग्लाइकोजन के रूप में कौन करता है, करती हैं मांसपेशियां, और कौन, हमारा जिगर भैया। कौन करता है, जिगर। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वही जिगर स्टोर करता है एनर्जी को। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज को एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ग्लैक्टोज, ये रहा ग्लैक्टोज का फॉर्मूला, में हाइड्रोनाइज किया जा सकता है भैया किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टेज के द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टस के द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कोशिका के अध्ययन में निपटने वाली जीव विज्ञान की शाखा के रूप में जानी जाती है भैया, जीव विज्ञान की शाखा। क्वेश्चन कह रहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी हम बोलते हैं सेल के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली बना होती है। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसके अंदर डीएनए, आरएनए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यूकैरियोटिक जिसके अंदर दिखाई देते हैं, और प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भैया कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, सबको ही पता है, लिम्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड्स प्रोटीन या फास्फोप्रोटीन। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बच्चे समझते हैं कि आसान है, लेकिन ये ऑप्शन देख के ना फंस जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोलिपोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक हो गया। और कुछ क्वेश्चन और, आप गिनना शुरू कर दीजिए अपने क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन, संयंत्रण सेल की दीवार किससे बनी होती है भैया, सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप, प्लांट जो सेल है वो किससे बनके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं है भैया। कौन ऐसा है जो कि जीव कोशिका सिद्धांत के अंदर सही नहीं बैठता है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। तो भैया आप बोलोगे जो वायरस है वो क्या है, वो जीव कोशिका सिद्धांत के अंदर सही नहीं बैठता है, ये सब अलग है। लेकिन बैक्टीरिया, कवक और पौधे जो प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया हैं, इसके अंदर जो जीव कोशिका का जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर ये 3 के 3 आ जाते हैं, मतलब फिट बैठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कोशिकाओं झिल्ली की प्रकृति क्या है, पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर अनुमति, स्वतंत्र रूप। भैया सेमी पेरेवेबल होता है, अर्धपारगम्य होता है। ठीक हो गया, क्या होता है, सेमी पेरेवेबल होता है, अर्धपारगम्य होता है। मतलब ये सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता है, कुछ चीज़ों को ये बाहरी रोक देता है। गया दौड़ा गया। अर्धपारगम्य झिल्ली देखिएगा किसका काम अच्छा है, हाँ भाई इसको अंदर जाने दो। दूसरा दौड़ के आया, बोला ना भाई ना, कुछ गड़बड़ी तो है, इसको अंदर नहीं जाने देगा, उसे बोलते हैं अर्धपारगम्य। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं ऑर्गेनल सेलुलर श्वसन के लिए जिम्मेदार हैं। क्या गोल्गी निकाय, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं ऑर्गेनल सेलुलर श्वसन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या इसके लिए जिम्मेदार रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क हर रोज़ देता हूँ, कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं। भाई जो यहाँ तक पहुँच रहा होगा वही आंसर देगा। भाई मोबाइल आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, आप इतना काम कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो इतना काम आपका है। मैं होमवर्क रखता हूँ आज के लिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन होमवर्क हमेशा रखा जाता है, आपको इतना पता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 115 पर हम एंड करेंगे आज। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए अधिकांश वायरस और बैक्टीरियाओं में आनुवंशिक सामग्री है। डीएनए सभी वायरस में आनुवंशिक सामग्री है। आरएनए सभी वायरस में आनुवंशिक सामग्री है। नहीं भैया, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक सामग्री है, सभी में नहीं है, अधिकांश में है। ठीक है, क्या है, अधिकांश जीवों में क्या है, जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक सामग्री होता है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। हमने 88 से स्टार्ट किए थे, तो 88 12 क्वेश्चन वो हो गए और 15 क्वेश्चन ये हो गए। कहने का मतलब 27 क्वेश्चन, 26 मैंने कराए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। इन 27 में से जिस भी स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 22 प्लस मान लो या 23 प्लस मान लो, चलो 22 प्लस मान लेता हूँ। जितने बच्चों का एक बार कमेंट जरूर करना, सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा हमारे साथ एक्टिव है, कौन नहीं है। मैं रिप्लाई भी करता हूँ उनको, है ना। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ उनके SMS कि कौन कौन आंसर दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। जो एक्टिव है वो आंसर दीजिए। भाई जो यहाँ तक नहीं पहुँचा वो क्या आंसर देगा, आप सोचिए। स्टार्टिंग में सब जुड़ते हैं, 5 क्वेश्चन सब ने करे, फिर सब चले गए। उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है, अगर बहुत खतरनाक पढ़ रखा हो, ये क्वेश्चन उनको हलवा लग रहे हों, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि समय बहुत कम मिला था। तो बच्चे जो लास्ट तक बने रह रहे हैं, मैंने बोला कि जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 क्वेश्चन करके स्किप करके जा रहे हैं फिर ये सोच रहे हैं कि हमारा हो जाएगा। नहीं भाई, इसी चैनल पर कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। आप सोचिए, वो चाहते हैं कि मैं 2-2 3-3 वीडियो डालूँ ना, वो उनको भी कवर कर लेंगे। ऐसे बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल भूख उनको है क्वेश्चनों की। सर आप क्वेश्चन लाइए बस, क्योंकि रियल में होता क्या है, बच्चों से एक्चुअल में क्वेश्चन निकल नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम करें कौन से नहीं करें। बस मेरा काम एक यही है बीच में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना काम आपके लिए ज़रूर कर रहा हूँ कि अलग अलग क्वेश्चनों से क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ और आपको दे दे रहा हूँ। बस पढ़ने का काम आपका ही है मेरे दोस्त। मैं आपको एक राह दिखा सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से बड़े भी हैं, मेरे भाई लोग, वो SMS करते हैं, सर हम जॉब कर रहे हैं, हमें इतना समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम आपकी वीडियो देख लेते हैं, हमें मज़ा आता है पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ तैयारी, लेकिन हमेशा 2-3 नंबरों से रुक जाता हूँ। लेकिन जो इस बार आपकी वीडियो को पढ़ के कॉन्फिडेंस आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा 100%। तो ऐसे बच्चों के अंदर इस समय जोर है, जुनून है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने में। और इस कंटेंट को वही बच्चा पहचान सकता है जिसने पहले तैयारी करी हो, जो पहले पढ़ाई कर चुका हो। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मौज मस्ती में आते हैं देखने, अरे चलो यहाँ भी देख लो सर क्या पढ़ा रहे हैं, इधर भी देख लो इधर भी देख लो। भाई वो थोड़ा सावधान। सिलेक्शन के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, आप किसी से भी ले सकते हैं, आप मेरे से ले सकते हैं, अदर यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारी यूट्यूब चैनल अच्छी चीज़ें सब जगह प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपको जहाँ से बेहतर लगता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया है,